वेज ऑफ बोरिंग फ्रॉम अ बैंक। एक बैंक से बोरो कैसे किया जा सकता है, लोन्स की सूरत में या ओवरड्राफ्ट की सूरत में। दोनों ही लोन की तरह ही है। लोन ये है कि बाकायदा आप लोन की सूरत में लेने गए पैसा, और वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है कि जैसे मैं लोन ले रहा हूँ हाउस फाइनेंस के लिए, लोन ले रहा हूँ सोलर पैनल को अपने घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को फाइनेंस करना है, लोन ले रहा हूँ कार फाइनेंसिंग के लिए। कुछ जनरल लोन्स भी हो सकते हैं लेकिन वो फिर इतनी बड़ी अमाउंट्स नहीं होंगी। बड़ी अमाउंट्स अगर घर के लिए क्यों ले रहे हो भाई, घर ले रहा हूँ तो मॉर्गेज की लोन है, तो जब घर ले रहे हो उसका कागजात रखवाओ कोलेटरल के तौर पर, सही है, ताकि आप ना पे करो तो कल को हम कागजात जो है वो बेच के जो है रिकवर तो कर सके, बैंक चाहिए चाहेगा कुछ ना कुछ। तो जो भी है लोन्स की सूरत में आप जब पैसा लेने जाते हो तो स्पेसिफिक पर्पस अपना बताते हो। जबकि ओवरड्राफ्ट में क्या है, ओवरड्राफ्ट एक जनरल फैसिलिटी है कि आपका बैंक के साथ रिलेशन अच्छा है, आप एक पुराने अकाउंट होल्डर हो, आपका बिजनेस बड़ा वेल स्टेब्लिश्ड है, तो बैंक आपको अच्छे क्लाइंट होने के नाते कि आपसे इतना बिजनेस मिलता है, बैंक को ये फैसिलिटी देता है कि आपको हमने लेट्स सपोज 5 मिलियन रुपीस की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी कि आपके अकाउंट में बैलेंस खत्म हो जाए तो आप 5 मिलियन तक ओवरड्रॉ कर सकते हो और निकलवा सकते हो 5 मिलियन, ठीक है। उस पर भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है बैंक, जितने दिन बाद भी आपकी पेमेंट आएगी तो आप पे बैक करोगे वो, सही ना, तो उतने दिन का इंटरेस्ट रेट चार्ज करे, उतने दिन से मल्टीप्लाई कर देगा इंटरेस्ट को, ठीक है ना। अब पूरे साल का इंटरेस्ट रेट लेट्स सपोज बैंक का 10% है, ओवरड्राफ्ट के ऊपर ज्यादा होता है, ओवरड्राफ्ट पर लेट्स सपोज 12% है पूरे साल का, लेकिन आपने सिर्फ 30 दिन के लिए लोन लिया तो पूरे अगर 12% मिसाल तौर पे आपने जो है बैंक से 5 मिलियन का ओवरड्राफ्ट किया, 5 मिलियन का ओवरड्राफ्ट किया और सिर्फ 30 दिन के लिए किया, तो आप 12% तो एनुअल है ना, 12% से मल्टीप्लाई करोगे तो सालाना निकलेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे 30 डिवाइड बाय 365, समझ आ रही है, क्योंकि इससे जो आंसर निकलेगा पूरे साल का होगा और आप तो दिनों पे बात करोगे, 30 दिन बाद तो आपने वापस कर दिया लोन, ठीक है। तो इतना आपने जो है इंटरेस्ट पे करना होगा। एग्जैक्टली कितना बनता है, हाँ 49,000 और समथिंग, 49,315 इतना कुछ बनता है, क्लियर। ये 30 दिन का सिर्फ, वरना सालाना जो बनता है वो तो ज़्यादा ही था, 12% तो सालाना कितना है, 6 लाख सालाना। अच्छा जी, दो तरह से आप लोन ले सकते हो, दो तरह से लोन ले सकते हो किसी बैंक से। अच्छा, हम लोग जिस बैंक के पास जाते हैं वो कौन सा बैंक होता है, सेंट्रल बैंक नहीं, कौन सा, कमर्शियल बैंक। हम जिस बैंक के पास कमर्शियल बैंक, जिसको हम हाई स्ट्रीट बैंक भी कहते हैं, कमर्शियल बैंक हमारे इंडिविजुअल्स के मसले भी हल करता है, जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड है ना उनके मसले भी हल करता है, और मतलब उनको भी बैंकिंग सर्विसेज फराहम करता है, और बिजनेसेस को भी, या प्रोड्यूसर्स कह लो, बिजनेसेस कह लो, या फर्म्स कह लो, या एंटरप्राइजेस कह लो, ठीक है ना, इनको भी बैंकिंग सर्विसेज फराहम करता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी बैंकिंग सर्विसेज फराहम करता है, तीनों इकोनॉमिक एजेंट्स को करता है, ठीक है। इंडिविजुअल्स को क्या करता है, इंडिविजुअल अपने अकाउंट खुलवाते हैं, पैसा सेव करवाते हैं, निकलवाते हैं, बिल भरते हैं उसमें से वगैरह वगैरह, इतनी सर्विसेज, ठीक है। बिजनेसेस को भी लोन्स फराहम करता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फराहम कर देता है, और बिजनेसेस अपने बाहर का पैसा मंगवाते हो आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स बिजनेसेस को भी फराहम करते हैं बैंकिंग सर्विस। अब बिजनेसेस भी छोटे भी हो सकते हैं, स्मॉल बिजनेसेस भी हो सकते हैं, एसएमईज भी हो सकते हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस कहलाती हैं। एसएमई क्या होती है, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। और बड़ी कॉर्पोरेशंस या कंपनीज कह लो, कंपनीज को भी बिजनेस, ये भी बिजनेस में ही काउंट हुए ना। तो छोटा बिजनेस, सोल प्रोवाइडर या टाइप का कोई छोटा सा बिजनेस, या कोई छोटी से थोड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एसएमई कहलाती है, और या कंपनीज लेवल की बात कर लें अगर, तो उन सबको बिजनेसेस, इन सारे बिजनेसेस को भी कमर्शियल बैंक सर्विसेज फराहम करता है बैंकिंग। तो कमर्शियल बैंक आपको अगर इंडिविजुअल्स की नज़र से देखें ना तो कमर्शियल बैंक रिटेल बैंकिंग की सर्विसेज देता है, ठीक है ना। और कमर्शियल बैंक दूसरे बिजनेसेस को कमर्शियल सर्विसेज देते हैं, कमर्शियल बैंकिंग की सर्विसेज देते हैं, और कंपनीज को कमर्शियल बैंक कॉर्पोरेट बैंकिंग की सर्विसेज देते हैं। लेकिन ये इतना फर्क आपको समझने के लिए नहीं, मतलब अलग अलग टर्म्स देखोगे ना, रिटेल बैंकिंग लिखा है, कॉर्पोरेट बैंकिंग लिखा है, कमर्शियल बैंकिंग, तो आप समझ जाए ना रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग ये कमर्शियल बैंक के अंदर ही आता है। क्योंकि आप अपने जहन में दो तरह से, दो मेन टाइप्स निकालोगे बैंक्स की, कमर्शियल और सेंट्रल। सेंट्रल बैंक पूरे मुल्क का बैंक होता है, तमाम बैंकर्स का बैंक होता है। एक मुल्क में कमर्शियल बैंक से, हमारे मुल्क के अंदर अगर देखें कितने कमर्शियल बैंक है, HBL, बैंक अल अबीब, मीज़ान, इसी तरीके से समिट बैंक, सुनहरी बैंक, बहुत सारे बैंक अल फलाह अस्करी वगैरह वगैरह, बहुत सारे, ये सारे कमर्शियल बैंक्स हैं,
और इन सबकी कितनी कितनी ब्रांचेस, लेकिन इनको रेगुलेट कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक। क्लियर है? सेंट्रल बैंक इनको बहुत किस्म की सर्विसेज देता है, जैसे कि इनको लोन्स फराहम करता है अगर इनके पास पैसा शॉर्ट हो जाए। सेंट्रल बैंक के पास ये रजिस्टर होते हैं सारे, ठीक है ना, यहाँ पर शुरू में लिखा है ना लाइसेंस्ड, अ बैंक इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंस। कौन देता है लाइसेंस? सेंट्रल बैंक, यस, ठीक है ना। तो इसी तरह सेंट्रल बैंक जो है ना उनके इनकी सारी पॉलिसीज डिफाइन करते हैं। सेंट्रल बैंक इनको क्लियरिंग सर्विसेज देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बैंक है सिंध बैंक, ठीक है ना, और एक बैंक है मीजान बैंक। सिंध बैंक का के अंदर एक बंदे का अकाउंट है, ठीक है ना, वो बंदा इस बंदे का कस्टमर है, ठीक है ना, ये मतलब पेमेंट करता है, चेक से पेमेंट करता है। अब चेक अगर ऐसा है जो कैश निकालना है, जो कैश का चेक है, जो अकाउंट में नहीं जाएगा पैसा, तो डायरेक्ट सिंध बैंक की ब्रांच जाओगे आप और वो चेक दोगे और पैसा निकलवा लोगे कैश। लेकिन अगर चेक उस नौइयत का जिसे हम क्रॉस चेक कहते हैं, जिसके टॉप पे 2 क्रॉस भी लगे होते हैं, लगा देते हैं हम, वो अकाउंट में ट्रांसफर होना है। अब वो चेक दिया गया है ना, तो दूसरा बंदा जो सप्लायर है, ये कस्टमर था, इस कस्टमर ने पेमेंट की सप्लायर को। सप्लायर का अकाउंट कहाँ है? सप्लायर का अकाउंट अगर मीजान बैंक में, तो अब मीजान बैंक के पास सप्लायर जाएगा, कहेगा कि मेरे अकाउंट में पैसा डाल दो, ये वाला चेक मीजान बैंक लेके जाएगा और कहेगा ये वाला चेक जो है ना डिपॉजिट करा के बोलेगा ये पैसा डाल दो। मीजान बैंक देखेगा कि भाई चेक के ऊपर किसका नाम लिखा है? सिंध बैंक का, सिंध बैंक का चेक है और ये सिंध बैंक से ही पैसा मिलना है मीजान बैंक को। तो मीजान बैंक सिंध बैंक को सेंट्रल बैंक के तवस्सुत से कांटेक्ट करेगा। तो सेंट्रल बैंक क्लियरिंग सर्विसेज दे रहा है कि ये चेक मीजान बैंक जो है क्लियरिंग पे भिजवाएगा और वो चेक जो है फिर वेरीफाई करेगा सिंध बैंक की जिस बंदे ने चेक दिया क्या उसके अकाउंट में उतना पैसा है। अगर उतना पैसा होता है तो सिंध बैंक जो है उतना पैसा मीजान बैंक के उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा जो सप्लायर का अकाउंट है। क्लियर हुई? तो इंटर बैंक जो बैंक की आपस में क्लियरिंग सर्विसेज है ना, वो वाला प्रोसेस भी आपको कौन करके देता है? सेंट्रल बैंक। उसके अंदर जो है ना इंटरमीडिएरी सेंट्रल बैंक बनता है। अगर सिंध बैंक का ही कस्टमर होता और सिंध बैंक का सप्लायर होता तो स्टेट बैंक तक बात ही नहीं आती। सिंध बैंक को ही पता होता कि इस कस्टमर ने उसको चेक दिया तो इस कस्टमर के अकाउंट में पैसा है कि नहीं, वो सिंध बैंक के रिकॉर्ड में मौजूद होता ना। सिंध बैंक के पास मीजान का रिकॉर्ड नहीं है, मीजान बैंक के पास सिंध का रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए मीजान बैंक ने क्लियरिंग पे भेजा कि सिंध बैंक देखे खुद कि क्या उतना पैसा है बंदे के पास, तो उसके अकाउंट से निकाल के मीजान में डाल के दे। और अगर ना हुआ तो क्या हो जाएगा? चेक डिसऑनर हो जाएगा, राइट। बहरहाल इतनी बात, पिक्चर क्लियर हो रही है, सारी चीजें कंबाइन अप हो रही है, ठीक है। तो अगर एक बैंक के अंदर कस्टमर और सप्लायर दोनों का अकाउंट है, कस्टमर ने सप्लायर को पेमेंट की $50,000 जो है ना चेक लिख के, तो वो जो सप्लायर है वो भी, उसका भी अकाउंट उसी बैंक में। ब्रांच अलग हो सकती है कि एक का शार फैसल ब्रांच में, एक का तारक रोड ब्रांच में, बट है तो सेम बैंक ना। तो उस बैंक का पूरा डेटाबेस, पूरे बैंकिंग सिस्टम का डेटाबेस सिंध बैंक का अपने पास ही होगा उसके। तो देख लेगा भाई कस्टमर ने जो पेमेंट किया, सप्लायर जमा कराना है तो सप्लायर के अकाउंट में पैसा डालना है कस्टमर के अकाउंट से निकाल के। तो एक बैंक के लिए तो ऐसा है कि एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डालना है, क्योंकि बैंक के अंदर ही ट्रैवल हो रहा है ना पैसा, सही है। अच्छा, बैंक ने अगर वो पैसा लोन आउट किया हुआ तो कहां से देगा? तब भी मसला नहीं है, सिर्फ नंबर ही तो स्विच करने हैं, क्योंकि अभी तो अकाउंट टू अकाउंट चेंज करने हैं ना, नंबर इधर से उधर करने हैं। असली में पैसे थोड़ी लेके जा रहे हैं वो अभी। हाँ, जब वो पैसे निकलवाने आएगा तो बैंक में पहले से पैसा तो रखा होगा, सब थोड़ी निकलवाने के साथ आ जाते हैं। और नहीं भी हुआ तो फिर बैंक क्या करेगा कि वो सेंट्रल बैंक से बोरो कर लेगा, किसी बैंक से बोरो कर लेगा, ठीक है। अच्छा जी, करंट अकाउंट के ऊपर हमारी बात हो गई है। डिपॉजिट अकाउंट बोलो, टाइम अकाउंट बोलो, या इसको सेविंग्स अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप सेव कराते हो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक, पैसा निकलवा नहीं सकते। सेविंग्स अकाउंट वो होता है, क्लियर है ना। कमर्शियल बैंक के बारे में हमने बात कर ली। कमर्शियल बैंक क्या, लैंडर्स जो होते हैं ना, वो बैंक्स को अंदर पैसा रखवाते हैं, इसलिए लैंडर्स लिखा है, इसको डिपॉजिटर्स समझो, क्योंकि जो डिपॉजिट कराने आ रहे हैं जरूरी थोड़ी वो लैंडर हो। चलो, जो सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखवाने आ रहा है बैंक के पास, तो बंदा तो समझेगा कि मैंने बैंक को उधार दिया, तो बैंक के लिए वो लैंडर हुआ और बैंक उसका उधार किसी और को उधार दे देगा। लेकिन जो डिपॉजिट करवा रहा है करंट अकाउंट में अंदर, वो तो ये सोच के आ रहा है ना कि मैं उधार थोड़ी दे रहा हूँ, तो डिपॉजिट करा रहा हूँ। तो चाहे सेविंग्स में पैसा रखवाना है, करंट अकाउंट में पैसा रखवाना है, दोनों डिपॉजिटर तो कहला ही सकते हैं ना। तो डिपॉजिटर बैंक में पैसा रखवाते हैं, फिर बैंक वही पैसा अपने बोरोवर्स को दे देता है।
लोन पे। क्लियर है? जिसकी एक मिसाल यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। या आप एलिस की मिसाल देखोगे कि $1000 उसके पास एक्सेस था तो उसने बैंक में रखवा दिया, ठीक है ना। जबकि बॉब एक ऐसा बंदा है जिसको $1000 चाहिए था। अब एलिस के पास इजाफी $1000 था, उसने बैंक में रखवा दिया कि मैं कुछ कमाई लूँ इसके ऊपर, और बॉब जो है वो लोन लेने आ गया बैंक से, तो बॉब को $1000 वो लोन दे दिया बैंक ने। तो जितना बैंक एलिस को इंटरेस्ट देगा उससे ज़्यादा बॉब से चार्ज करेगा, ठीक है ना। तो जो ये डिफरेंस है उसके ऊपर उसका प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है बात? तो दो फंक्शंस हमने बैंक की क्या बोले इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स और लैंड करता है पैसा, ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना। और तीसरा फंक्शन जो है ना वो ये कि वो एज एन एजेंट काम करता है लोगों के लिए। बैंक्स क्या हैं? एजेंट्स के तौर पे हैं। एजेंट मतलब वो होता है जो कोई आपके काम में सपोर्ट सर्विसेज दे। तो एक सपोर्ट सर्विस ये दे रहा है जो ऊपर ही लिखी है कि कस्टमर्स पेमेंट्स कर सकें। कस्टमर अपने अकाउंट में पैसा रखवाते हैं फिर उसे चेक के जरिए किसी को देते हैं, तो लोग अपनी पेमेंट्स कैश के जरिए देने की बजाय चेक के जरिए दे सकें। लोगों का पैसा सिक्योर हो रहा है, जेब में रख के नहीं घूमना पड़ा। लोगों को मोबाइल बैंकिंग मिल गई, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए लोग बिल्स पे करते हैं, बहुत सारे मतलब स्कूलों की फीसें पे करते हैं। तो ये सारी सर्विसेज एज एन एजेंट बना हुआ है बैंक। बहुत सारी पेमेंट्स हैंडल कर रहा है कस्टमर्स की, रिसीव करना है, उसको देना है, उससे रिसीव करना है। जो पेरेंट्स है बच्चों की फीसें जमा कराने स्कूल की, पेरेंट्स से पैसा ले लिया तो स्कूल के अकाउंट में डाल दिया, फिर स्कूल पैसा निकलवाने आ रहा है अपने टीचर्स को सैलरी देने के लिए, निकलवाने नहीं आ रहा बल्कि स्कूल ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए, स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया कि हर महीने की 5 तारीख को हमारे जो 50 टीचर्स हैं उनके अकाउंट में सैलरी चली जानी चाहिए इतनी 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 इतनी। तो प्रिस्क्राइब इंस्ट्रक्ट किया हुआ है ना बैंक को। तो बैंक एक एजेंट बना हुआ है ना कि अलग अलग, तो ये भी सर्विस दे रहा है स्टैंडिंग ऑर्डर की कि सारी फीसें कलेक्ट करता है और फिर उसमें से हर महीने के 5 तारीख को जो है ना जो टीचर्स हैं उनके अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करता हूँ। तो कैश हैंडलिंग सारी बैंक ने हैंडलिंग, तो एक एजेंट बना, उसकी चार्जेस लेता है बैंक, चार्जेस होते हैं बाकायदा उसके, बैंक चार्जेस से भी कमाता है बैंक। तो बैंक जो है इंडिविजुअल हाउस होल्ड को क्या सर्विसेज देता है, एक उसकी एडिंग है ये, ठीक है ना। ये लिखा है चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट, चेकिंग अकाउंट वही करंट अकाउंट होता है, ठीक है। अच्छा, ये सारी लाइन्स आपको बताया हुआ है कि आप बैंक के अंदर ब्रिक एंड मोर्टार टाइप सर्विसेज के अलावा ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हो। ब्रिक एंड मोर्टार समझो, देखो मोर्टार वो होता है कि जिसके ऊपर रख के पीसते हैं, और ब्रिक होती है ईंट, सही ना। ईंट और सिलबट्टा समझ लो, तो ये सिल है जिसके ऊपर रखते हैं कोई चीज, अखरोट रख दिया और इससे ठोक के पीसते हैं। तो ब्रिक एंड मोर्टार जो है ना इसका एक्चुअली मतलब होता है फेस टू फेस, फिजिकली फेस टू फेस। तो बैंक ब्रिक एंड मोर्टार के अलावा मतलब फेस टू फेस के अलावा ऑनलाइन बैंकिंग भी फराहम करता है, इन शॉर्ट ये है, ठीक है। वैसे सिलबट्टे जो है ना अब ब्रिक एंड मोर्टार की तरह वैसे नहीं होते, ऐसे ही नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। वो अब यूँ आते हैं और उसके अंदर एक डंडा होता है जो पीसने के लिए काम आता है ना, ठीक है, जो भी है। तो ये कहलाता है पेस्टल, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड पेस्टल। ये वही अपना जो पेस्टल नहीं है वही वाली स्पेलिंग है। और ये कहलाता है मोटर, पेस्टल और मोटर, मोर्टार, सॉरी MORTAR मोर्टार। सो कहाँ निकल गया हम। कस्टमर्स अपनी चीज़ों की रखवाली के लिए बैंक्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं। बैंक्स और इंश्योरेंस सर्विसेज भी फराहम करता है कि इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कनेक्ट हो गया, लोगों का पैसा डिपॉजिट ही दिया है तो लोगों को फैसिलिटी देता है कि आप आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कर दें, ठीक है ना। आपको हम इंश्योरेंस, बैंक क्यों करता है ऐसे, फॉर एग्जांपल 3 4 5 10 15 20 जितने भी बैंक्स हैं वो कम्पीट कर रहे हैं आपस में, सबको डिपॉजिट्स चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि जब लोग डिपॉजिट जमा कराएंगे तो वो लोन आउट कर सके ना। तो लोग डिपॉजिट जिस बैंक में कराएं, हर बैंक चाहेगा मेरे पास डिपॉजिट करा, तो हर बैंक कोई ना कोई सर्विसेज देगा। तो बैंक ये सर्विस भी दे सकता है कि अगर आप हमारे पास डिपॉजिट कराएंगे तो हम आपको एक मिसाल के तौर पे एक्सीडेंटल डेथ की इंश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर किसी कुछ हो जाता है, ऐसी कोई डेथ हो जाती है तो फिर आपके घर वालों को इतनी अमाउंट आपकी जो है ना पहुँच जाएगी एज एन इंश्योरेंस। या आपके फॉर एग्जांपल मेडिकल इंश्योरेंस फराम कर रहे हैं लोअर रेट्स के ऊपर, जो इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे पे करने पड़ते हैं आपको उससे बहुत सस्ते हम आपको मेडिकल इंश्योरेंस फराम कर रहे हैं कि कल को आपकी तबीयत को कुछ हो जाता है, कोई ऑपरेशन वगैरह इस तरह कुछ भी होता है तो आपको उतना प्रीमियम मतलब उतना जो है ना रिकवरी बैंक आपको करके देगा, ठीक है ना। और बैंक खुद इस मामले में इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी लिंक्ड होते हैं क्योंकि जिसका काम है उसको करने दिया, बीच में प्रॉफिट है। लेकिन असल बैंक ये क्यों कर रहे हैं? ताकि कस्टमर के डिपॉजिट अट्रैक्ट करें कि आपको ये फैसिलिटी ये फैसिलिटी ये फैसिलिटी, क्लियर। अच्छा, इसी तरह बैंक्स अपने जो बिजनेसेस हैं उनके अंदर उनको एडवाइस करते हैं किसी ने अब बहुत अच्छा
बैंक का कस्टमर है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उसके कुछ जो है ना अकाउंटेंट्स बैंक के साथ भी कनेक्ट होंगे, जब जब जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा मांगेंगे। और अगर टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ कम्युनिकेशन में बैंक का कोई बंदा बैंक को भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे लेके आना है, तो बैंक अपना बंदा कोई एजेंट साथ लगा देगा कि भाई ठीक है, इस बिज़नेस को एडवाइस करो कि उसने अपना टैक्स कैसे भरवाना है और वो टैक्स अपना कहाँ कहाँ बचा सकता है। ठीक है, तो बैंक ये वाली एडवाइजरी सर्विसेज भी देता है अपने क्लाइंट्स को, वो क्लाइंट्स को खुश रखने के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट सर्विसेज भी देते हैं। लेकिन वो बैंक ओवरड्राफ्ट सर्विसेज तो चलो लोन्स में आ गया ना कि लोन आउट करता है पैसा बैंक। अच्छा, ये इंडिविजुअल्स की बात थी, मैं इसके अंदर बिजनेस भी घुसा दिया। बहरहाल बिजनेसेस का यहाँ है कि बैंक फर्म्स को क्या क्या सर्विसेज देता है, बिजनेसेस को क्या क्या सर्विसेज देता है।